हेलो एवरीवन, माय नेम इज शबनम एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय केमिस्ट्री क्लास। और ये लेक्चर नंबर 3 है सॉलिड स्टेट का। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो था यूनिट सेल। एंड यूनिट सेल में भी मैंने ये बता दिया था कि यूनिट सेल जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक है प्रिमिटिव यूनिट सेल, PUC से मैं इसे लिख रही हूँ, और इसी को सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। एंड द सेकेंड वन इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, इसी को हम सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल, यूनिट सेल। ठीक है, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होते हैं वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो एटम हो या आयन्स हो या मॉलिक्यूल्स है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। ओके, और जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं वहाँ पे कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा भी किसी एक अदर पोजिशन पे भी वो प्रेजेंट होंगे। तो इस बेसिस पे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फिर दूसरा है BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक। एंड थर्ड इज ECC। ओके, फेस सेंटर्ड में, फेस सेंटर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है फेस सेंटर के केस में वो कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट रहते ही है, उसके अलावा ये फेस पे प्रेजेंट रहते हैं। बॉडी सेंटर्स के केस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहते हैं एंड बॉडी सेंटर पे। ECC में कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड प्लस एक ऑल्टरनेट फेस पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अब इस क्लास में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और जो फर्स्ट टॉपिक है जो हम आज पढ़ेंगे वो है क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम। जो क्रिस्टल सिस्टम अभी आपको पढ़ना है NCERT में जो गिवन है क्लास 12 में, वो है 7 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम। 7 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम। और इससे सिंपली यही क्वेश्चन आता है कि कौन किस में जो एज लेंथ्स हैं वो आपस में इक्वल है या नहीं है। A इक्वल है B के, या B जो है वो इक्वल है C के या नहीं है, और उनके बीच एंगल में क्या रिलेशन है। ओके, और इसी बेसिस पे जो क्रिस्टल सिस्टम है वो 7 टाइप्स के हैं। सबसे पहला है क्यूबिक, second is rhombohedral, third is tetragonal, फिर है hexagonal, fifth is orthorhombic, sixth is monoclinic, and the last one is triclinic. ओके, अब इनको वन बाय वन हम पढ़ते हैं कि इनमें क्या क्या है। देखो, फॉर सिंप्लिसिटी हम इसको 3 ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। CR, TH, OMT। CR क्यूबिक एंड रोम्बोहीड्रल, इन दोनों में जो एज लेंथ होती है अलोंग X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस, वो आपस में इक्वल होती है। मैंने क्या कहा, जो A है वो इक्वल होगा B के एंड विच इज़ इक्वल टू C। अभी देखो CR में C पहले लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सारे के सारे इनके बीच के जो एंगल्स भी जो होते हैं वो सारे आपस में इक्वल होते हैं और वो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। ओके, रोम्बोहीड्रल के केस में क्या होता है, अल्फा जो होता है वो बीटा के इक्वल होता है एंड विच इज़ इक्वल टू गामा, बट ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते। ओके, फिर उसके बाद है सेकंड है TH, टेट्रागोनल एंड हेक्सागोनल। देखो यहाँ इन दोनों के केस में जो A होता है वो B के इक्वल होता है, बट विच इज़ नॉट इक्वल टू C। कोई भी 2 एज लेंथ जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती है, बट वो थर्ड वाले की इक्वल नहीं होती। एंड अगर बात करें इनकी एंगल की, तो देखो जैसे CR में C ऊपर लिखा है, मैंने पहले लिखा है, तो वहाँ पे मैंने क्या लिखा था, A इज इक्वल, अल्फा इज इक्वल टू बीटा विच इज़ इक्वल टू गामा, एंड वो 90 डिग्री की इक्वल है। सेम एज टेट्रागोनल में भी यही है, जो अल्फा है वो बीटा के इक्वल होगा एंड वो गामा के इक्वल होगा एंड वो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं आपस में। हेक्सागोनल के केस में ये होता है कि जो अल्फा होता है वो बीटा के इक्वल होता है एंड वो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। ओके, एंड जो गामा होता है वो 120 डिग्री होता है।
120 डिग्री गामा। ठीक है, अभी थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड ग्रुप जो मैंने डिवाइड किया है इनको समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैंने इस तरीके से किया है इसे। OMT ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, इन तीनों के केस में ही जो एज लेंथ होती हैं वो आपस में इक्वल नहीं होती, आपस में ये एज लेंथ इक्वल नहीं होती हैं। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक के केस में अगेन इन सब में आपस में एक रिलेशन और होता है कि यहाँ पे जो इनके एंगल होते हैं, अल्फा जो होता है वो बीटा के इक्वल होता है और वो गामा के इक्वल, और वो 90 डिग्री। ठीक है, जो यहाँ पे मोनोक्लिनिक होता है, सेकेंड मोनोक्लिनिक में अल्फा जो होता है वो गामा के इक्वल होता है एंड ये 90 डिग्री, और जो बीटा 90 डिग्री के इक्वल होता है, और जो बीटा है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। ओके, और जो ट्राइक्लिनिक है, जो सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम है, वहाँ पे कोई भी एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे कोई भी जो एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते और ना ये 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया। अभी एक बार कंबाइन देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने CR लिखा था, फिर TH, फिर OMT। इन दोनों के केस में मैंने कहा था A इज इक्वल टू B विच इज इक्वल टू C, एक भी कट नहीं है, सारे इक्वल हैं। इनके केस में A इज इक्वल टू B विच इज़ नॉट इक्वल टू C। इन तीनों के केस में A इज नॉट इक्वल टू B विच इज़ नॉट इक्वल टू C। एज लेंथ में आपस में समझ में आ गया। अभी देखते हैं इनके एंगल। यहाँ पे पहले ये है, फिर ये एंड फिर ये, इन तीनों की अगर बात की जाए तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा विच इज़ इक्वल टू गामा, और ये 90 डिग्री के हैं। जो रोम्बोहेड्रल की बात करें, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा विच इज़ इक्वल टू गामा, और ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। हेक्सागोनल की अगर हम बात करें, देखो इन तीनों का ये है, इन तीनों की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं अगेन लिख देती हूँ, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा विच इज़ इक्वल टू गामा, और ये 90 डिग्री के इक्वल है टेट्रागोनल के केस में। हेक्सागोनल की बात करें तो अल्फ़ा एंड बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, ऑर्थोरोम्बिक की बात की जाए, यहाँ पे भी अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा विच इज़ इक्वल टू गामा, और वो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। मोनोक्लिनिक के केस में अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एंड सबसे इजी है ट्राइक्लिनिक, वहाँ पे कोई भी एंगल आपस में इक्वल नहीं होते और नहीं तो वो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। ओके, तो अभी तक हमने पढ़ा था कि यूनिट सेल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक प्रिमिटिव, एक नॉन प्रिमिटिव। जो प्रिमिटिव टाइप के यूनिट सेल होते हैं, जिसको हम सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं, वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होते हैं एट द कॉर्नर्स। नॉन प्रिमिटिव के केस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट रहते ही हैं, उसके अलावा भी किसी अदर पोजीशन पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एंड फर्दर ये 3 टाइप की थी, FCC, BCC एंड ECC। FCC फेस सेंटर्ड, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसके अलावा फेस पे भी प्रेजेंट होंगे। BCC बॉडी सेंटर्ड, फेस पे प्रेजेंट हो, सॉरी मतलब कि कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे एंड एक बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होगा। ECC फेस पे, कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट रहेंगे ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उसके अलावा जो ऑल्टरनेट फेज होंगे वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। ओके, अब इनको वन बाय वन देखते हैं। अगर हम एक सिंपल यूनिट सेल ड्रॉ करें, सॉरी फॉर बैड ड्राइंग, और इसे कॉर्नर्स को मैं किसी दूसरे कलर से यहाँ पे शो कर रही हूँ, ग्रीन से, तो 1 2 3 4 5 6
7 8, कितने कॉर्नर्स हो गए? 8। अभी ये याद रखने की चीज़ है कि जो कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी एटम का, उसके कॉर्नर पे वो 1/8 का होता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन जो होता है हर एक एटम का जो कॉर्नर्स पे वो 1/8 का होता है। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ एटम की बात करें इन केस ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो वो कितना होगा? 1/8 कंट्रीब्यूशन होगा हर एक एटम का, और कितने कॉर्नर्स हैं? 8, तो 1 एटम। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 1 एटम। अभी बात करते हैं दूसरा, इसे किसी और कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एफसीसी की बात करते हैं। ठीक, एफसीसी में अगेन कॉर्नर को मैं ग्रीन कलर से शो कर रही हूँ। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन कितने कॉर्नर से? 8, और कंट्रीब्यूशन पर कॉर्नर कितना होता है? 1/8। तो 1/8 इंटू 8, एक एटम तो इनके कॉर्नर्स की वजह से हो गया। अभी देखो फेज कितनी थी? फेज मैंने बताया है कि कितनी होती है? 6। ठीक, तो अभी पर फेज पे अगर कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो कंट्रीब्यूशन फेज पे होता है 1/2 का। ठीक, और टोटल 6 फेजेस है, तो 1/2 इंटू 6 कितना हो गया? 3 एटम फेज की वजह से हुआ है। देखो हर एक फेज पे कंट्रीब्यूशन कितना है? हाफ, और टोटल है कितनी फेजेस? 6, तो 3 एटम्स यहाँ से और एक कॉर्नर्स की वजह से। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात करें अगर एफसीसी के केस में तो 4 आ जाती हैं। ओके, एंड इन केस ऑफ बीसीसी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज, अभी देखते हैं। देखो कॉर्नर्स पे की वजह से तो 1/8 का मैंने अभी बताया था कंट्रीब्यूशन होता है, और टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8, तो 1 एटम, एक एटम तो कॉर्नर्स की वजह से। अभी देखो एक जो एटम है वो यहाँ इसके बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है, और इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है हमेशा याद रखना, बॉडी सेंटर पे जो एटम का कंट्रीब्यूशन होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो एक एटम इसकी वजह से, तो टोटल नंबर ऑफ एटम की बात करें अगर हम पर यूनिट सेल तो वो कितना हो गया? 2 एटम्स। ओके, एंड द लास्ट वन इज ईसीसी। देखो अभी हमें पता है कि कॉर्नर्स पे जो किसी भी कॉर्नर्स पे यूनिट सेल के जो एटम का कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 का होता है, एंड टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो इससे 1 एटम तो यहाँ से आया कॉर्नर्स से। ओके, एंड जो सेकंड जो दूसरी पोजीशन जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, एटम प्रेजेंट होता है, वो है इनके ऑल्टरनेट फेज कह लें या एंड फेजेस कह लें। तो वहाँ पे कंट्रीब्यूशन फेज पे कितना होता है? हाफ, और किसी भी 2 फेज पे प्रेजेंट होते हैं ऑल्टरनेट फेज पे, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो, ये 1 एटम। तो टोटल अगर एटम की बात की जाए इन केस ऑफ ईसीसी तो वो 2 होता है। ओके, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट पर यूनिट सेल ऑफ ईसीसी। ठीक, अभी देखो एफसीसी के केस में टोटल नंबर ऑफ एटम की बात की जाए वो 4 होता है, बीसीसी के केस में टोटल नंबर ऑफ एटम की बात की जाए वो 2, ईसीसी के केस में भी 2, एंड सिंपल क्यूबिक सेल की बात की जाए तो वहाँ पे 1। ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए, 1 मार्क में ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और इस चैप्टर को अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।
और इसे नेक्स्ट क्लास में भी मैं कंटिन्यू करूँगी। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।